हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हनीश सर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 11 के लिए मैथ एनसीईआरटी पैटर्न, जो है एनसीईआरटी की न्यू बुक है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये क्लास 12th में चल करके ये एक बड़े नंबर्स में, मतलब इसका बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा। इसके 5 चैप्टर्स अलग हो जाएंगे जो कि इसी से आधारित होंगे। ठीक है, इसी से संबंधित होंगे। 12th में इसके 5 चैप्टर बन जाएंगे और पूरे आपके 44 अंक के प्रश्न 12th में पूछे जाते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, तो इस चैप्टर को तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। चैप्टर का नाम है सीमा और ऑकलज, लिमिट एंड डेरिवेशन। ठीक है, मतलब इसको हमें सीमा और ऑकलज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये आपका प्रश्नावली 12 है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं, ये सभी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब ये चैप्टर आपने अगर पहले से कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, 11th की कोई भी चैप्टर मैथ का पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप में पूरा नया है। ठीक है, आपने 10th में मैथ सही से पढ़ी या नहीं पढ़ी, उससे कोई डिपेंडेंट नहीं, उसी से जैसा थोड़ी बहुत चीज़ें रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, लेकिन इसमें सब चीज़ नहीं है। लिमिट्स आपकी नई चीज़ है, ऑकलज भी आपका नया चीज़ है, तो इसको आप डिटेल से समझिएगा। और हाँ, सबसे पहले तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और एक कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो देर न करते हुए हम आगे पढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 12.1, और इससे पहले कुछ इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यानी सीमा और ऑकलज क्या होता है, थोड़ी सी बात आप यहाँ पे समझिएगा। तो हम पहले तो यहाँ पे हम सीमा को पढ़ने वाले हैं, ऑकलज को हम 12.2 के अंदर एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सीमा यानी लिमिट। लिमिट क्या चीज़ है, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, y बराबर क्या है, कोई फंक्शन f ऑफ x है। ठीक है, f ऑफ x है, ये फंक्शन दिया गया है और x पर इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मान लो आपसे कहा गया कि x बराबर 1 पर, किस पे कहा गया, x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। मान लो x यहाँ पे है। ठीक है, बट हमें बट हमें जो वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट नंबर यहाँ नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं हम, इसके बगल में, अगल और बगल में, इस साइड और इस साइड में क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं बहुत ही नज़दीक। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही नज़दीक, मतलब ग्राफ में अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा 1 मिनट बड़ा करें तो समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा हमने ग्राफ क्रिएट किया, ये हमारे पास पॉइंट था 1। ठीक है, अब इसको हमने 1 पर ना निकाल करके 1 के बगल में, बहुत ही पास में, ठीक है, 1 के, 1 मिनट, यहाँ पर 1 के बहुत ही पास में ये वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बगल में ही निकाल रहे हैं, बहुत पास में। ठीक है, तो यानी जब हम एक की तरफ बढ़े, ध्यान सुनना, इस पॉइंट से एक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन का मान, y का मान किस तरफ बढ़ रहा है या किस तरफ जा रहा है, ये चीज डिपेंड करती है। उसके बाद में अगर हम y, इसमें x को जो है दाएं तरफ से आ रहे हैं, यानी दाएं तरफ से एक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो y का फंक्शन का जो मान है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, क्या दोनों पर, मतलब इसे देखो, बाएं हाथ से जाओगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और दाएं हाथ से जाओगे तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड से राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से एक की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे फंक्शन का मान किस तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम राइट हैंड से इसकी तरफ जा रहे हैं तो हमारे फंक्शन का मान किस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़ा, तो आपको आसानी समझ में आए। जैसे y बराबर ले लिया हमने x प्लस का 3। ठीक है, x प्लस का 3 ये आपका फंक्शन है। अब हम क्या करें, x बराबर 1 पर पता करना है, पर हम 1 पे नहीं पता करते, 1 के बहुत ही पास में। ठीक है, 1 के बहुत ही पास में हम चीज पता करते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे ही हमने कहा कि वैल्यू 1 के पास में जा रहे हैं, ठीक है, 1 के पास में, 1 के जस्ट पहले, अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, 0.9। इसके और थोड़ा सा दूर हो गए तो 0 पॉइंट, मतलब थोड़ा सा और पास जाने की कोशिश करोगे, 0.99। ठीक है, इसके बाद में 0 पॉइंट ऐसा बढ़ता जाएगा, एक के करीब की बात करें। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करें, एक के करीब जा रहे हैं, यानी ध्यान सुनना है यहाँ पे, ऐसा और भी देख सकते हो। जैसे मान लो यहीं पर ही हम 0.1 पे आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट पे 0.2 की तरफ जा रहे हैं, 0.3, मतलब ये करीब में ही ऐसा जा रहे हैं, 0.9 ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हम सीधा सीधा एक की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पर नहीं पहुंचे हैं, एक की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे जैसे ही, तो वाई का फंक्शन आप यहाँ पे देखोगे जैसे 0.1 रखते हो तो हो जाएगा 0.1 प्लस का 3 यानी 3.1। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसा पास में बढ़ते बढ़ते आप जा रहे हो। ऐसे आपने, तो हमें तो बहुत करीब में निकालना है, तो ऐसा हम पास में पहुंचते हैं 0.9। 0.9 प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 3.9। ठीक है, 0.99 लिखते हो तो ये हो जाएगा 3.99। ठीक है, इसी तरह से 0.999 प्लस का 3 बराबर में ही हो जाएगा 3.999, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे हो कि जैसे ही हम x को, x की वैल्यू एक की तरफ बढ़ा रहे हैं, एक की तरफ यानी एक के जितने नजदीक जा रहे हैं, ये वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, 4 के पास में बढ़ रही है। किसके पास में जा रही है, 4 के नजदीक जा रही है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया कि x का मान जो है एक की तरफ बढ़ाने पर y का मान क्या होगा, यानी फंक्शन का मान जो है वो 4 की तरफ बढ़ रहा है। अब उसी तरह से अगर हम राइट हैंड की लिमिट की बात करें तो इसको हम क्या करें, इस बार लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से चल करके आ रहे हैं। तो राइट हैंड से चल के आ रहे हैं तो एक से बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, अब एक के करीब में क्या होगा कि 1.01, या फिर ऐसा 1.001, बहुत नजदीक में 1.0001। ठीक है, तो इसको भी ऐड करो, फंक्शन में रखो। तो वाई बराबर क्या, एक्स प्लस का 3 फंक्शन है, तो रख देते हैं इसको 1+001 प्लस का 3, ये हो जाएगा 4.01। 1.001 रखेंगे प्लस का 3 तो हो जाएगा 4.0001। ठीक है, 1.00001 रखोगे प्लस 3 करोगे तो ये भी हो जाएगा 4.0001। ठीक है, अब इस चीज को भी देखोगे तो जैसे ही, जैसे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट हैंड से नजदीक आ रहे हैं, एक के नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक के नजदीक आ रहे हैं तो वैसे भी फंक्शन का मान फिर से किसकी तरफ बढ़ रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ। यानी लेफ्ट हैंड से भी चलने पे फंक्शन का मान 4 की तरफ जा रहा है, और वाई की तरफ राइट हैंड से आने पे भी फंक्शन का मान क्या है, 4 की तरफ बढ़ रहा है। यानी जब दोनों का फंक्शन आपका एक ही तरफ से, मतलब एक ही चीज पे आ जाए तो क्या होता है, फंक्शन का अस्तित्व होता है, लिमिट का अस्तित्व होता है, यहाँ पे सीमा का अस्तित्व होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हम लिमिट और कैसे निकालें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिएगा, यहाँ कॉर्नर पे आपको हम पहले ऐसे सिंपल बता दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड निकालने के लिए आपको ये चीज निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे लिखते हैं जैसे लेफ्ट हैंड निकालना, एक मिनट ऐसा यहाँ पे इरेज करते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, अगर हमें x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। अब यहाँ पे माइनस का दर्शाते हैं, मतलब इससे छोटी वैल्यू ले रहे हैं, इससे छोटी मतलब लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं, और फंक्शन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें राइट हैंड लिमिट दिखानी है तो आर एच एल के लिए क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, मतलब एच जो है ए की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ए की तरफ बढ़ रहा है लेकिन उससे छोटी वैल्यू है, और ये क्या है, ये दिखा रहा है कि एक्स जो है ए की तरफ बढ़ा है लेकिन ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये राइट हैंड है और ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहाँ से राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसी एक सेम फाइनाइट नंबर के बराबर आ गया। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर आ गया तो उसमें सीमा का अस्तित्व होता है। ये चीज आपको याद रखना है, अगर दोनों का बराबर नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ आपको ऐसा कुछ जनरल चीजें भी याद रखनी पड़ेगी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ऑफ द एफ एक्स और प्लस में फंक्शन ऑफ जी एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो कुछ नहीं करते, लिमिट दोनों पे अलग अलग करके बीच में प्लस लगाते हैं, यानी लिमिट को एफ ऑफ एक्स कर दिया और एक बार लिमिट के साथ में जी ऑफ एक्स कर दिया। ठीक है, उसी तरह से अगर साइन माइनस है तो बीच में माइनस हो जाता है, बस बाकी आपके वही फंक्शन चलेंगे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ जी, लिमिट लगा। ठीक है, गुणा है, पॉइंट है यानी गुणा है एफ एक्स, तो एक बार इसका अलग से कर लेंगे, फिर गुणे का ही चिन्ह रख करके एक बार इसका अलग से कर लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम भाग में है तो ऊपर वाले को अलग लिमिट लगा देंगे, नीचे वाले को अलग लिमिट्स लिख देंगे। और ये लेमडा, लेमडा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर मतलब कोई कांस्टेंट टर्म्स है, तो उसको हम लिमिट नहीं निकालते, उसको सीधा हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, बाद में बचे हुए फंक्शन का क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 5 आप फंक्शन याद रखिएगा। अब कुछ नॉलेज है उसको थोड़ा बहुत हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट में ऐसे देखिएगा, जैसे अगर आपको ऐसा टर्म कुछ मिलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x, तो इसका मान होता है 1। ये आपको याद करने वाली चीज है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
उसी तरह से एक और टर्म्स होता है 1 + n बहुत में, अगर n है ये हो जाता है 1 + nx प्लस में n(n-1)(x²)/2 प्लस में n(n-1)(n-2)(x³)/3 ऐसे ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। यहाँ पे पावर जितनी होगी जब तक यहाँ पे पावर ऐसे नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये टर्म्स ऐसा बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इससे एक दो सवाल हमारी प्रश्नावली में है, इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज का उदाहरण नंबर पहला है, कह रहे सीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ - x² + 1 आपको ये दिया गया है। देखो इस तरह से लिमिट दिया गया तो आपको बहुत ही आसान काम करना है। ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, प्रश्नावली 12.2, ठीक है। करना क्या है, आपको इस पे सीधा x की वैल्यू अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें एग्जाम में जैसे लिखा जाता है x टेंडिंग टू 1, अब यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, तीनों अलग अलग है, तो इस पे क्या करेंगे, तीनों पे अलग अलग लगा सकते हो लिमिट। x³ माइनस में लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² प्लस में लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। हमने तीनों पर अलग अलग लगाया। अब एक लिमिट यानी x की वैल्यू अप्लाई कर दो और लिमिट हटा दो। तो जैसे ही अप्लाई करोगे 1 का क्यूब माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस का 1 प्लस का 1, ये प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब देखो जैसे आपने ऐसे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया तो कुछ प्रश्नों में ये चीजें नहीं बनेंगी, ठीक है। कुछ प्रश्न होंगे जो इस तरह से नहीं सॉल्व होंगे अगर उनके अंदर आपने फंक्शन पे एफ एक्स का मान यानी एक्स का मान अप्लाई किया और फंक्शन का जो फॉर्म है वो 0/0 में बन गया, या कुछ नंबर्स आ गए यहाँ पे a/0 मतलब नीचे 0 आ गया। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, मतलब ये फॉर्म अलाउ नहीं है, इससे उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता, ठीक है। लिमिट का कंफर्मेशन नहीं होता। उसको क्या करते हैं, फिर उसको हम तोड़ेंगे, कुछ टुकड़ों में तोड़ेंगे, कुछ कटेगा पिटेगा कुछ हटेगा, ठीक है। उसको हटा करके तब हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं। चलिए जैसे नेक्स्ट आपका उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिट चल रही है एक्स टेंडिंग टू, एक्स जो है 2 की तरफ बढ़ रहा है, 2 है, तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 की वैल्यू रखोगे 2² - 4 4 क्या बन जाएगा 0, यानी ये 0 के फॉर्म में बन गया जो कि इनडिटरमिनेट मतलब ये फंक्शन में नहीं है। तो क्या करोगे आप, तो इस तरह से प्रश्नों को करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ से देखोगे आप ये लगेगा लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू 2, और यहाँ पे अब इसमें से देखो इस टर्म्स में क्या कर लें, हम एक्स कामा ले लें। एक्स कामा लोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक है। बट्टे में क्या है x² माइनस का, अब 4 को लिखने होगा तो x² माइनस का 2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में फिर से वही लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2। आप देखो इस टर्म का आपको गुणनखंड करना होगा, तो गुणनखंड करने के लिए आप सिंपल सा देखिए यहाँ से, हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा छुपा के करना है, एग्जाम में ये सामने ही करिएगा, ठीक, उसी पर उसी पेज पर जहाँ पे आप इसको कर रहे हो। x² माइनस का 4x प्लस का 4, इसका गुणनखंड करना आपने क्या किया, क्लास 10th में सीख रखा है, वही करना है। तो 4 का फैक्टर करो, 2 दूनी 4 और 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, यानी x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4 बराबर में 0। ये दो टर्म्स अलग हो गए, x कामा ले लो x-2, यहाँ पे -2 कामा लोगे तो x-2 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में x-2, दूसरे ब्रैकेट में भी x-2, ये इसका हमने फैक्टर कर लिया, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली x-2 और x-2 बटे में क्या है a² माइनस b² है, यानी इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है x+2 और x-2, ठीक है। बस इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है, x-2 बटे में x+2। अब x की वैल्यू रखोगे, जैसे ही वैल्यू रखोगे 2 2 - 2 बटे में 2+2, यहाँ से 2 2 में से 4 जाएगा 0 और 0 को 2 से बड़ा करोगे 0 बट्टे में 2 2 4। देखो अब ये 0 बट्टे कहोगे बर्नैर फॉर्म में नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर रहेगा चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर 0 आ जाए चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट अपनी प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 12.1, इसके हम आज 10 प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए प्रश्न हम
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या करें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3x प्लस का 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो हल करने के लिए। ठीक है, वैसे हम आपको लिख के बता रहे हैं, लेकिन हर प्रश्न में आप ऐसे हम बताएंगे नहीं, लिख सकते हो आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3x प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, और आप 3 लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू 3 है, 3 रखोगे, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो 3 ही रख दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। आंसर आपका। ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, आराम से एकदम एक नंबर में आ जाए। ठीक है, आपने सिंपल सा इसको ऐसे लगा लिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, कह रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, एक्स जो है पाई की तरफ बढ़ रहा है और एक्स माइनस का 22/7 लिखा गया है। ठीक है, तो लिखने के लिए फिर से इसमें वही लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई। ठीक है, एक्स माइनस में लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई 22/7, वैल्यू रखोगे, यहाँ पे आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा 22/7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आपको ध्यान रखना है पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, पहला नंबर फुल ऐसा नहीं बोला गया है, यही आपका आंसर है। ठीक है, कि ऐसा मत करिएगा पाई का मान 22/7 रख करके इसको घटा करके 0 कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअली में पाई की वैल्यू 3.14 ऐसा करके कंटिन्यूस चला जाता है, क्या होता है अनावर्ती श्रृंखला चलती है। तो इसको तो हम अपनी सरलता के लिए ना, अपनी गणना को सरलता करने के लिए, सरल करने के लिए 22/7 मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता। ठीक है, ये होता है अपनी गणना को सरल करने के लिए, मतलब कि कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल ना हो, कठिन ना हो, तो इसके लिए हम 22/7 ले लें। यहाँ पे बिल्कुल आपको वैल्यू नहीं रखना, आपका ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं लिमिट आर टेंडिंग टू 1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर एक की तरफ बढ़ रहा है, तो पाई तो कांस्टेंट नंबर है, देखो फंक्शन बताइए कांस्टेंट नंबर है, बाहर जाएगा। पाई लिमिट आर टेंडिंग टू 1 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखोगे एक, क्या आ जाएगा पाई, एक मिनट अरे दो constant, एक मिनट से, हाँ यहाँ पे थे। ठीक है, पाई और ये हो जाएगा लिमिट, तो सॉरी लिमिट है, वैल्यू रख दे रहे हो, हटा दे रहे हो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और उनका स्क्वायर एक ही होता है, ये हो जाएगा डायरेक्ट पाई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 भी आपका आसान था, इसमें कोई जीरो फॉर्म नहीं बन रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा गया है एक्स टेंडिंग टू 4। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 की तरफ जा रहा है, तो क्या आप यहाँ पे 4 रखोगे तो 0 बनेगा, नहीं बनेगा, तो फिर सिंपल से वही करते हैं ना, हल करो आप। यहाँ पे लगाओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, आप ऊपर वाले को अलग कर लो। ठीक है, और बट्टे में नीचे वाले का कर लोगे अलग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एक्स माइनस का 2, एक्स की वैल्यू रखोगे 4 × 4 प्लस का 3 बट्टे में 4 माइनस का 2, 4 × 4 = 16 प्लस का 3 बट्टे में 2, 16 × 3 = 19, 19/2, ये हो गया फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सा, जब 0/0 फॉर्म बन ही नहीं रहा तो आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है, बस अकेला और कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इन उसी तरह से आ गया, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू रखना बता रहे हैं। ठीक है, अब आप ऊपर को अलग करिए, नीचे को अलग करिए, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं डायरेक्टली लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1। अब जैसे ही -1 यहाँ पे रख दो, माइनस माइनस प्लस होगा, आएगा -2, मतलब 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा है, यानी जाहिर सी बात है, फिर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। एक्स पावर में 10 है, प्लस में एक्स पावर में 5 है, प्लस में 1 है, बट्टे में एक्स -1 है, वैल्यू रखोगे -1 का पावर 10 प्लस में -1 का पावर 5 प्लस में 1 बट्टे में -1 -2, तो सॉरी माइनस का 1। ठीक है, तो -1 की पावर में एक सम संख्या है, सम संख्या होती है तो वैल्यू प्लस में आती है, और ये विषम संख्या है तो माइनस में आएगी, और प्लस का 1 बट्टे में -2, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, बचेगा -1/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगली स्लाइड है हमारे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस 5 माइनस का 1 और बट्टे में एक्स, देखो बट्टे में एक्स है और एक्स की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ी, जैसे ही 0 रखोगे 0 नीचे आ गया, हो गया। ठीक है, तो नीचे तो 0 नहीं आना चाहिए, इसे पहले ही पता है, तो भी हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, कहते हैं 1 + n में पावर में 5 ऐसा कुछ लिखा गया है,
उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, वो था 1 प्लस का एन एक्स प्लस में एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 फैक्टोरियल प्लस में एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब बट्टे में 3 फैक्टोरियल। पावर जितनी है 5 है, 5 तक कंटिन्यू चलते जाओ, प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एक्स पावर 4 बट्टे में 4 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे ही करोगे आप, ठीक है। इस पे फिर से वैल्यू रखोगे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ठीक है। इसको इससे लिखना चाहिए, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट, इसको यहाँ से हम थोड़ा इरेज करके इधर लिखते हैं तो चीज़ें और समझ में आएंगी इससे। यहाँ से लिख रहे हैं तो 1 प्लस एन, ठीक है, 1 प्लस एन या फिर 1 प्लस एक्स पावर में, ठीक है, 5 ऐसा कुछ लिखा हो, ये होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। ये बता रहे 1 प्लस एन एक्स प्लस में एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 फैक्टोरियल प्लस में एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब बट्टे में 3 फैक्टोरियल प्लस में एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बट एक्स पावर 4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एक्स पावर 5 बट्टे में 5 ऐसे बढ़ता जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है बस अकेले, तो आपको यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा करनी है नहीं। यहाँ पे पावर 5 रखा गया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 5x प्लस में n की वैल्यू कितना है 5 है, ये 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू वन प्लस में 5 में से 1 जाएगा 4 में से 2 जाएगा 3 एक्स क्यूब बट्टे में 3 इंटू टू इंटू वन प्लस में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू टू एक्स पावर 4 बट्टे में 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन प्लस में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन एक्स पावर 5 बट्टे में 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन। कैंसिल आउट करो, 2 दूनी 4, 3 कटेगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, ठीक है। 1 प्लस 5x, ठीक है, प्लस में 5 में 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5 में 10 एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस में यहाँ पे बचेगा 5 एक्स पावर 4 प्लस में एक्स पावर 5 माइनस का 1, ये वाला, ठीक है। इसको नहीं लिखा, बट्टे में क्या है एक्स है, ये इससे क्या हो गया कट गया। अब यहाँ से आप एक्स कामा ले लोगे, एक्स कामा लोगे, ठीक है? तो क्या बचेगा 5 बचेगा प्लस में 10 एक्स बचेगा प्लस में 10 एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस में 5x क्यूब बचेगा, 5x क्यूब प्लस में एक्स पावर 4 बचेगा, ठीक है, बट्टे में एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अभी भी चल रही है एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो, मतलब ये एक्स वाले जितने टर्म से जीरो बचेगा क्या 5, ठीक है। तो फंक्शन का मान क्या देगा 5, आंसर कितना है आपका 5 है, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई होप पीछे समझ में आएगी, नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा देखिए क्या चल रहा है, और पहली स्लाइड में देखिए हमने फार्मूला क्या लिखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस का होल। यहाँ पर भी आप जैसे ही ध्यान से देखो, यहाँ पर ही जैसे आप एक यहाँ पे 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0,
यानी 0/0 फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x² माइनस का x माइनस का 10 बटे x² माइनस 2 स्क्वायर, इसको लिख देंगे। ठीक है, 3x² माइनस x माइनस का 10 का फैक्टर करते हैं, 10 यहीं 30, 30 का फैक्टर करोगे 6 पंचे 30, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। यानी 3x² माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 10। यहाँ से क्या कर लेते हैं, 3x कामा लोगे, 3x कामा लोगे तो बचेगा x माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ से प्लस, तो सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 3 कामा लिया तो 2 बचेगा। और यहाँ पे भी 5 कामा ले लोगे प्लस का, तो ये बचेगा x माइनस का 2। तो 3x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, बस आप यहाँ पे रखोगे। तो जगह लिमिट x टेंडिंग टू 2, 3x प्लस में 5 और x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 x माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। लिमिट की वैल्यू रखोगे 3 गुणे 2 प्लस में 5 बटे में 2 प्लस 2, 6, 6 प्लस 5 बटे में 4, 6 5 11, 11 बट्टे 4, क्या गया आंसर। ठीक है, कितना है 11/4। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 हमारा, कह रहे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x पावर 4 माइनस का क्या चाहिए और 2x² माइनस का 5x माइनस का। देखो नीचे चेक करते हैं, जैसे ही हम नीचे यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 3 का 9, 9 2 नहीं 18 आ जाएगा। माइनस में 5 दिए 15 माइनस का 3, ये माइनस माइनस 15 3 18, 18 में से 18 जाएगा, क्या आ जाएगा 0, यानी नीचे 0 आ जा रहा है। तो ये क्या है, अवचित नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनसे सरल करना पड़ेगा। तो देखो सरल करने के लिए तीन चीजें, हम इसको कुछ फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको क्या लिख सकते हो, x² माइनस का 9 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे x² का स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान समझना इस बात को, एक बार फिर से लिख रहे हैं। देखो x पावर 4 है तो इसको लिख सकते हो x² का होल स्क्वायर, माइनस में इसको क्या लिख सकते हो 3, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर बट्टे में 2x³ स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसका तो फैक्टर हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 में से जाएगा 5 आएगा, यानी 2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3। 2x कामा लोगे x माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस में 1 कामा लोगे x माइनस का 3 आ जाएगा। तो 2x प्लस एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको रखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म क्या बन रहा है, a² माइनस b²। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता ही, ये बताने की जरूरत नहीं है। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a² प्लस b², और एक होता है a² माइनस b²। ठीक है, बट्टे में 2x प्लस का 1 और x माइनस का 3। देखो अभी भी दिख रहा है यहाँ पे एक टर्म में, इस टर्म में दिख रहा है a² माइनस b²। यहाँ पे फिर से हम लगाते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3, x² प्लस का 3 3 का 9, और ये जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 बट्टे में 2x प्लस का 1, और ये आ जाएगा x माइनस का 3। ये इससे कैंसिल हुआ। लिमिट की वैल्यू रखो, नहीं रखोगे 3 3 का 9 प्लस का 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9, अगले ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस का 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस का 1, तो 9 9 18 गुणे में 3 3 6 बट्टे में 2 3 6 7, 18 6 चला 108, 108 बट्टे में 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से आप लोग ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। x जहाँ पे 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म नहीं बनना है, सीधा रख दो वैल्यू। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस का b बट्टे में cx प्लस का 1। x यहाँ पे रखो, x यहाँ पे 0 रखोगे, a गुणे 0 प्लस का b, c गुणे 0 प्लस का 1, ये टर्म 0 बचा, ऊपर क्या b नीचे 1, यानी b हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, यही तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को समझिएगा। ठीक है,
अब एक्स जेड की जगह पर हम एक रखते हैं, ठीक है। जेड की जगह पे एक रखेंगे तो एक की पावर कुछ भी हो एक ही आता है, और एक पे से एक जाएगा, क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो फॉर्म बन गया, ये हो गया कलर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ टर्म्स बनाते हैं। अब इसका ऐसा फैक्टर भी नहीं आता, हम एक बटे रूट थ्री ऐसा कुछ एक बटे थ्री करेंगे। देखो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा है, एकदम सिंपल सी मैथ। क्या दिखा गया है, जेड इसकी पावर में एक बटे तीन, ठीक है। ऐसा करें, एक मिनट इसको थोड़ा ऐसा बड़ा लिखते हैं तो सुनो। जेड लिखा गया, एक बट्टे तीन लिखा गया। ऐसा करें, इसको दो से ऊपर दो से नीचे गुणा कर दें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों से दो से गुणा किया तो जब कट ही जाना है। और माइनस में एक लिखा गया, बट्टे में जेड की पावर में एक बट्टे छः माइनस का वन लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे हमने दो से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा। वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, पहले ही बता रहे, तो इस हमने पावर में ऊपर और नीचे दोनों किया और दोनों कट के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हो जेड की पावर में एक बट्टे छः का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान सुनना, एक बट्टे तीन दूनी छः हो जाएगा और ये अलग से स्क्वायर चला जाएगा। माइनस इसको एक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसको भी लिख सकते हो। और जेड पावर में एक बट्टे छः माइनस का एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, एक बट्टे जेड पावर एक बट्टे छः माइनस का एक, जेड की पावर एक बट्टे छः प्लस का एक, बट्टे में जेड पावर एक बट्टे छः माइनस का एक। ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, जेड पावर में एक बट्टे छः प्लस का एक। अब इसकी वैल्यू रख दो, जेड की यहाँ पे एक रखोगे, एक की पावर में एक बट्टे छः एक ही होता है, प्लस का एक बराबर में एक प्लस एक यानी कि दो। तो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से ही आसान सा क्वेश्चन हमने 10 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है। बहुत ही जल्द, मतलब अगले दिन आएगा। कंटिन्यू आपके चीज़ें चलती रहेंगी, क्लासेस रुकने वाली नहीं है, कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। बेल आइकन को बाकायदे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लाइक करिएगा वीडियो को, समझ में आया हो, चीज़ें समझ में चल रही अच्छी चल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।